तो मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ इंडिया क्रैश कोर्स लेक्चर नंबर 10। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडिया और श्रीलंका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू that Unacademy Combat, the most competitive gamified UPSC CSE battle, is here on Sunday 11 a.m. Enroll now for free. You just have to use the code ARPITA10 ARPITA10 and enroll now. The next CSE combat is on 20th Feb 2021 11 a.m. Make sure that you are there. Now how to enroll in the quizzes for free? You just have to download the Unacademy Learning app. Choose the course as the UPSC CSE. Register and sign in, and when prompted you have to use the code ARPITA10 to activate your free plan. This is the contest format: 45 minutes, 60 questions every Sunday along with 6 sections. Enroll now in Unacademy Combat. Use code ARPITA10. So आज हम जिस इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इंडिया श्रीलंका रिलेशंस। श्रीलंका इंडिया का एक मैरीटाइम नेबर है और हमारे जो रिलेशंस हैं वो माइथोलॉजिकली भी हम ट्रेस कर सकते हैं और हिस्टोरिकली भी वो मोर देन 2000 ईयर्स ओल्ड हैं। इसके बैकग्राउंड को अगर हम समझें तो श्रीलंका जैसे आप आज जानते हैं उसको पहले हम सेलोन कहते थे, जो कि इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में। स्टार्टिंग में हम देखते हैं पोर्तुगीज़ और डच लोगों का यहाँ पे छोटे छोटे जो एरियाज़ थे, जैसे कि आप यहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज़ देखेंगे या फिर नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़, इन एरियाज़ को कॉलोनी बनाया। उसके बाद जब ब्रिटिश इम्पीरियलिस्ट फोर्सेस यहाँ पे आए और कॉलोनियल बनाने लग गई वो, तो फिर हम देखते हैं कि नॉर्थ सेंट्रल पार्ट हो या आपका ईस्टर्न पार्ट हो, इसका एक बड़ा हिस्सा सेंट्रल तक आते आते उन्होंने अपनी कॉलोनी के रूप में बनाया, जिसके बाद पोर्तुगीज़ और डच चले गए थे। फिर हम देखते हैं कि 1948 में जो सेलोन है उसको आज़ादी मिलती है, इंडिपेंडेंस मिलती है 1947 में, जैसे इंडिया को मिली। और जो नाम था उसको बदल दिया गया 1972 में। और तब से देखें और आज तक कुछ ना कुछ एथनिक जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो अराइज होते रहते हैं। अगर श्रीलंका में हम एथनिसिटीज़ की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो इंडिजिनस लोग हों वहाँ के, जिन्हें हम सिनलीज़ के नाम से जानते हैं, या फिर इंडियन तमिलियंस हों, श्रीलंकन तमिलियन हों, मुस्लिम्स हों, या इवन क्रिश्चियंस एंड अदर सेक्ट से जो लोग हैं। तो ये एथनिक इश्यूज़ हमेशा से एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है श्रीलंका और इंडिया के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं जियोपॉलिटिक ऑर्डर में। 74% यहाँ पे सिनहलीज लोग रहते हैं, जो कि मेजॉरिटी है। 11.25 श्रीलंकन तमिल, 9.25% श्रीलंकन मुस्लिम्स, 4.2% इंडियन तमिल एंड 0.5% अदर्स। तो कन्फ्लिक्ट अराइज कहाँ से होता है? कन्फ्लिक्ट अराइज होता है जो तमिल जो लोग हैं, इंडिजिनस जो नहीं हैं, सिनहलीज हैं जो इंडिजिनस हैं, उनके बीच में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का कन्फ्लिक्ट हमेशा देखने को मिलता है। और ये और भी बढ़ जाता है जब हम देखते हैं कि 1948 में इंडिपेंडेंस मिलती है सेलों को फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। ये सिमिलर उसी कंटेक्स्ट में आप समझ सकते हैं जैसे इंडिया और पाकिस्तान, जब इंडिया का पार्टीशन हो रहा था इंटू इंडियन डोमिनियन एंड पाकिस्तान डोमिनियन, उसी तरीके से श्रीलंका के अंदर भी जो मेजॉरिटी ग्रुप था वो चाहता था कि उसके पास पावर रहे, जो कि बाद में हुआ भी। लेकिन जो तमिल्स थे उनके जो राइट्स है वो कहीं ना कहीं दबाए जा रहे थे और इसको लेके बहुत सारे तमिलियंस नाखुश थे। श्रीलंका के जो तमिल्स हैं वो मेजॉरिटी में वही तमिल्स हैं जो राजाराज चोला या अशोका के पीरियड में, या फिर जो ब्रिटिश कॉलोनी जो थी उसके द्वारा लाए गए इंडियन तमिल्स जो कि श्रीलंका में आए। तो आप समझ सकते हैं कि जो डिस्प्यूट है ये ब्रॉडर स्केल पर सिनहलीज एंड तमिल डिस्प्यूट है। द सिन्हला ओनली एक्ट, ये एक्ट पास होती है 1956 में इन द पार्लियामेंट ऑफ शिलोंग, या फिर आप श्रीलंका के पार्लियामेंट में समझें। और इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी उसको बना दिया गया सिन्हला, इंग्लिश को हटा के।
बिकॉज दिस एक्ट रिप्लेस द इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सेलों विद सिन्हला। इसको लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा था तमिल के लोगों में जो तमिल ओरिजिन के थे, और रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था तमिल्स को, उनके राइट्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्रिंज किया जा रहा था, उनको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिलता था, प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन भी नहीं थी। सिन्हला के पास मेजॉरिटी में इकोनॉमिक ज़्यादा फंड्स थे एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द तमिलियंस, और उससे कहीं ना कहीं एक अनइक्वालिटी की भावना आई। और जैसे हम आज ग्लोबल ऑर्डर में देखते हैं मल्टीकल्चरलिज्म, वैसा कंसेप्ट इतना इवॉल्व हमें देखने को नहीं मिलता इन दी 1940s 1950s एंड इवन टिल 1970s इन श्रीलंका। इसकी वजह से होता ये है कि आर्म कॉन्फ्लिक्ट होता है 1983 से लेकर 2009 तक विद द श्रीलंकन आर्म्ड फोर्सेस, जो कि तमिल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स थे जैसे LTTE। LTTE क्या है उसके बारे में आगे समझेंगे। हम देखते हैं कि 1987 में PM जयवर्धने एंड द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी जी ने एक एग्रीमेंट साइन किया। अब ये एग्रीमेंट साइन इसलिए हुआ कि जो तमिल्स थे वो नॉर्दर्न जो टेरिटरी थी श्रीलंका की उसको अपना पार्ट बनाना चाहते थे, अपना एक देश बनाना चाहते थे, एक अलग स्टेट की मांग कर रहे थे। जिस तरीके से आप देखते हैं कि कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जैसे नागालैंड में भी इंसर्जेंसी के टाइम पे उनकी ये डिमांड आती है कि हम अपना एक अलग देश बनाना चाहते हैं। उसी तरीके से तमिल जो थे, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को अलग महसूस कर रहे थे, जिनके साथ बहुत अन्याय हो रहा था श्रीलंका में, वो चाहते थे कि श्रीलंका का जो नॉर्थन पार्ट है वो वहाँ पे अपना देश बनाए। इंडिया ने इसमें इंटरफेरेंस इसलिए किया कि अगर आप देखें इंडिया का मैप तो तमिलनाडु और जो नॉर्थ ईस्टर्न या नॉर्थ पार्ट है श्रीलंका का, अगर वो दोनों के दोनों जुड़ जाते तो वो उनको एक ग्रेटर इलाम के नाम से घोषित कर देते, जहाँ जो भी उनके एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं। इस बात को समझते हुए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी जी ने एग्रीमेंट साइन किया श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर के साथ 1987 में। इस एग्रीमेंट में कुछ बातें थी कि जैसे प्रोविंशियल काउंसिल जो होंगी उनकी क्रिएशन होगी, प्रोविंशियल काउंसिल्स की वजह से इलेक्शन होंगे वहाँ पे, जिससे प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया जाए उन तमिल लोगों को भी जिनके साथ भेदभाव हुआ है। डिप्लॉयमेंट ऑफ द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF की डिप्लॉयमेंट होगी, क्योंकि उस टाइम तक LTTE जैसे एक्सट्रीमिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस थे जिनकी फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी थी, कट्टरवादी आइडियोलॉजी थी कि वो आर्म्स को उठा रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं श्रीलंकन आर्म्ड फोर्सेस से, उसको सप्रेस करने की भी एग्रीमेंट में बात की गई। एंड ऑल्सो द सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज बिटवीन द तमिल सेपरेटिस्ट ग्रुप्स एंड द गवर्नमेंट एज आई टोल्ड यू अर्लियर। लेकिन इसका जो कंसिक्वेंस हुआ, इसका जो आउटकम निकला, वो बहुत ही बिटर और डिजास्टरस था। जब इंडियन पीस कीपिंग फोर्स गई और मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हुआ, तो ये बिल्कुल भी ऐसा कन्फ्रंटेशन नहीं था जैसे कोई सेपरेटिस्ट या इंसर्जेंट ग्रुप्स का होता है, बल्कि एक वेल ट्रेंड मिलिट्री जब जाती है श्रीलंका के अंदर तो उसने फेस ऑफ करा एक वेल ट्रेंड सेपरेटिस्ट ग्रुप को, ना कि किसी इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज्ड लेफ्टिस्ट सेपरेटिस्ट ग्रुप को। उससे होता यह है कि 1200 से ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स और अराउंड 660 LTT कैडर्स जो थे वो मारे जाते हैं और इंडिया का मिलिट्री लॉस होता है। ये कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होती है 19 अक्टूबर 1987 को और 1990 तक, यानी कि ऑलमोस्ट अराउंड 3 ईयर्स तक दिस कन्फ्लिक्ट वॉज देयर इन द न्यूज़। और इसी के चलते हम देखते हैं कि चाहे वो राजीव गांधी जी के ऊपर अटैक हो जब वो गार्ड ऑफ ऑनर लेने जाते हैं श्रीलंका में, इवन असैसिनेशन का जो अटैम्प्ट था जो कि हो भी गया इन 1991, वो भी इसका एक बहुत ही डिज़ास्टरस कंसिक्वेंस हमें देखने को मिलता है। इसके बाद से इंडिया का जो स्टैंड था वो इंटरफेरेंस की जगह डिप्लोमेटिक सोच को यूज़ करना ज़्यादा बना। कई बार कुछ डिप्लोमेट्स, कुछ मैगजीन्स के अंदर इसको इंडिया की वियतनाम वॉर के नाम से भी बताया गया, जैसे USA को डिफीट देखनी पड़ी वियतनाम वॉर में इंटरफेरेंस के दौरान, उसी तरीके से इंडिया जब श्रीलंका के मैटर्स में इंटरफेयर करने लगा तो एक तरीके से उसकी भी एक बिटर साइड थी कि हमारी भी वियतनाम वॉर की तरह हमने इसका आफ्टरमैथ देखा। ये कुछ इमेजेस हैं
ये इमेजेस में अगर आप देखें तो ये मिलिट्री लीडर थे विल्लुपेल्ली, जिन्होंने LTTE ग्रुप जो था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम, was the state that they wanted to make in the Sri Lankan northern part। और इसमें सबसे बड़ा जो कारण था कि LTTE इतना ज़्यादा जो हमारी पीस कीपिंग फोर्स थी उससे कैसे कन्फ्रंट कर पाया, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था एग्रेसिव यूथ। जितना भी तमिल यूथ था जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था श्रीलंका की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, वो यहाँ पे इसको पार्टिसिपेट कर रहा था, इसमें इसके मेंबर बन रहे थे। प्लस जो फंडिंग थी वो इंटरनेशनल फोरम से भी बहुत जगह से आ रही थी, बाहर के तमिल से भी आ रही थी। प्लस फेवरिज्म देखने को मिल रहा था उन लोगों से भी जो एक्चुअल में तमिलनाडु के जो रीजन है इंडिया का वहाँ पे थे। लेकिन हम देखते हैं जैसे बाद में USA, यूरोपियन यूनियन जैसे बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े कंट्रीज़ ने फिर LTTE को टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया। अब हम देखें कि we share a legacy of intellectual, cultural, religious and linguistic interaction with that of श्रीलंका। श्रीलंका का आपको मेंशन माइथोलॉजिकल बुक्स में मिलेगा, चाहे वो हिंदू माइथोलॉजिकल बुक्स हों या इवन बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर भी आपको मिलेगा। प्लस जब हम हिस्ट्री में बात करते हैं वेयर वी हैव द रिटन डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंसेस, तो आपको पता चलता है कि अशोका ने भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, राजा राजा चोला ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, और ब्रिटिश कॉलोनीज़ ने भी हिस्ट्री इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा जब उन्होंने तमिलनाडु के कुछ इंडिजिनस जो लोग थे, जो तमिल्स थे, उनको कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए सेंट्रल श्रीलंका में यूज़ करा, उनको बुलाया जिससे कि वो एज अ वर्कर वहाँ काम कर सकें। तो मैं देखते हैं कि 2600th year of attainment of enlightenment by Lord Buddha was marked the Sambhudhatva Jayanti in 2012। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, यू मस्ट रिमेंबर दिस इवेंट। अब जैसे मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि श्रीलंका और इंडिया जो है वो मैरीटाइम नेबर्स हैं, और मैरीटाइम नेबर में मैरीटाइम सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैरीटाइम एग्रीमेंट साइन होता है 1974 में, एंड ऑल्सो इंडिया हैंडेड ओवर द अनइनहेबिटेड आइलैंड्स ऑफ द कच्छतेवु। आपको जो इमेज है उसमें दिखेगा, ये जो आइलैंड है, ये रेड कलर का जो आइलैंड है, ये इंडिया ने श्रीलंका को दे दिया 1974 में। अब ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे अगर आप इस पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही जो इशू रहता है प्रोमिनेंट, वो है फिशरमैन का इशू। जो मछुआरे हैं उनको इतना नहीं पता कि जो डिमार्केशन है लाइन्स की, चाहे वो IMBL लाइन हो या चाहे वो नॉर्मल ओशियनिक बाउंड्रीज की डिमार्केशन हो, वो मछुआरों को, फिशरमैन को नहीं पता होती है, क्योंकि जब भी फिशेज़ आती हैं तो वो उसी डायरेक्शन में जाते हैं। बिकॉज ऑफ नो डिमार्केशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बहुत सारे इंडियन फिशरमैन सामना करते थे श्रीलंकन नेवी का, और बहुत सारे श्रीलंकन फिशरमैन सामना करते थे इंडियन नेवी का। तो ये डिस्प्यूट का एक इशू बना रहता था ये। फिर हम देखते हैं 1976 में डिमार्केशन होता है IMBL, इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया, एंड ऑल्सो सेटिंग अप ऑफ अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप, जिसको कि हम JWG के नाम से भी जानते हैं। अब इस आइलैंड पे होता ये है कि बहुत सारे इंडियन फिशरमैन अपने नेट्स, अपने इक्विपमेंट्स को सुखाने के लिए, रखने के लिए, ड्राई ऑफ करने के लिए इस आइलैंड के ऊपर रखते थे, और वहीं कुछ श्रीलंकन फिशरमैन्स भी, तो उनका आना जाना यहाँ पे लगा रहता है। लेकिन उसकी वजह से नेवी जो है वो कभी भी किसी को बाउंड्री में नहीं जाने देगी, और वहीं पर डिस्प्यूट अराइज होते थे। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो रीजन था इंडिया ने ये जो छोटा आइलैंड आप देख सकते हैं, ये श्रीलंका को दे दिया। अब हम बात करते हैं कुछ अदर एस्पेक्ट्स पे। इंडिया श्रीलंकाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ग्लोबली। इससे पता चलता है कि इकोनॉमिक टर्म्स में हम ट्रेड कितना ज़्यादा करते हैं श्रीलंका के साथ।
whether it was the India Sri Lanka free trade agreement in March 2000. इसके बाद से हम देखते हैं कि जो आउटफ्लो है और इनफ्लो है वो हम प्रॉपरली बैलेंस नहीं कर पा रहे, क्योंकि श्रीलंका को अगर आप देखें तो एक जो उसकी एक्सपोर्टिंग कैपेसिटी है वो इतनी नहीं है जिससे कि वो इंडिया की पूरी नीड को सफाइज कर सके. एंड अंडर दिस वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स. इसको कई बार आप ISFTA के नाम से, यानी कि इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं. एंड ऑल्सो टूरिज़्म पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है श्रीलंका. श्रीलंका के हर 5वां टूरिस्ट, एवरी 5th टूरिस्ट इन श्रीलंका इज़ फ्रॉम इंडिया. तो टूरिज़्म पर्सपेक्टिव से भी, टूरिज़्म इंडस्ट्री से के पर्सपेक्टिव से भी श्रीलंका का और इंडिया का जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है. अब हम बात करते हैं डिफेंस कोऑपरेशन. डिफेंस कोऑपरेशन में जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं इंडिया और श्रीलंका की आर्मी के बीच, वो है मित्र शक्ति. यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं. हमारे श्रीलंका के साथ ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी हुआ है, और जिसको कि हमने रिन्यू भी किया है 2014 के अराउंड. इसमें इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स जो 3 देश हैं उनका एक ट्राइलेटरल, अगर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से, राइट एंगल को अगर आप थोड़ा इन्वर्ट कर दें तो ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है, जिससे कि हम एंटी पायरेसी की पायरेसी ना हो. सोमेलियन पायरेट्स जो हैं, या जो सोमेलिया में जो पायरेसी होती है, साउथ अफ्रीकन जो नेशंस हैं नीचे की सदर्न पार्ट में, वहाँ पे जो पायरेसी होती है, चाहे वो फिल्म्स की पायरेसी हो या और जो दूसरा सामान है, उसको रोकने के लिए ये ट्राइलेटरल एग्रीमेंट बहुत कारगर रूप से दिखता है. चाहे मैरीटाइम पोल्यूशन हो और उससे रिलेटेड काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के लिए भी एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. फिर हम देखते हैं कि इंडिया ने क्या हेल्प की है श्रीलंका की इन दी करंट टाइम्स. मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक कोलोनियलिज्म एक नई उभरती हुई टर्म है, जिससे हमें पता चलता है कि चाइना दूसरी जगह पे जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है और हाई रेट पे उनको लोन देता है. और जब जो देश है वो लोन नहीं चुका पाता हायर रेट पे ऑफ इंटरेस्ट, वो चाइना को ही वो पर्टिकुलर पोर्शन दे देता है और चाइनीज़ कंपनियां उसे ख़रीद लेती हैं. उससे ये होता है कि वो जो देश है वो धीरे धीरे होते हुए एक नई फॉर्म ऑफ कॉलोनी में उभर जाता है. इसको भी काउंटर एक्ट करने के लिए इंडिया ने पूरी हेल्प अपनी दिखाई है, चाहे वो बात हो डीलिंग विद द डेट ट्रैप मैकेनिज्म ऑफ चाइना. सो व्हाट इंडिया इज़ डूइंग इज़ कि वी आर बाइंग एंड ऑफरिंग इकोनॉमिक असिस्टेंस टू दी हम्बनटोटा इन दी कोलंबो पोर्ट सिटी इशू. ये लोकेशन है हम्बनटोटा पोर्ट की, ये कोलंबो और ये हम्बनटोटा पोर्ट. इसमें आपको और ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा. ये बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है अगर आप इनको देखें तो. और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, जिसे कुछ सरकारें पहले की श्रीलंका की सपोर्ट कर रही थी, जब उन्हें पता चला कि इकोनॉमिक डेट ट्रैप के रूप में सामने आ रहा है, तो उन्होंने इंडिया से काफ़ी फाइनेंशियल असिस्टेंस की भी मांग की, जिसमें कि इंडिया ने बोला है कि दैट विल बी बाइंग एंड ऑफरिंग इकोनॉमिक असिस्टेंस एज वेल एज वी विल बी बाइंग दी हम्बनटोटा एंड कोलंबो पोर्ट. इसके अलावा हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स जैसे रिहैब प्रोग्राम्स, हाउसिंग प्रोग्राम्स, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एट जाफना भी प्रोवाइड करे हैं उन लोगों के लिए, उन तमिल्स के लिए जिनके साथ पूरे इस मिलिट्री इंसर्जेंसी की क्राइसिस में बहुत ही बुरा व्यवहार हुआ. इम्पॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो कि आपको मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखनी चाहिए, चाहे वो हम्बनटोटा पोर्ट हो, कोलंबो पोर्ट हो. ये these are the other important regions that you should remember, especially this and this one. So this marks the end of the lecture. I hope you like the lecture. Thank you.